नौकरानी ने दिया रजवाड़ी खानदान के वारिस को जन्म। बीकानेर के मशहूर रजवाड़ी खानदान की हवेली उस दिन कुछ उदास सी लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थरों पर बनी बारीक कारीगरी और दरवाजों पर जड़े पीतल के हाथ थे, सब जैसे भारी सांसें ले रहे हों। हवेली के भीतर बड़ी सी असारेदार चौपाल में 3 औरतें बैठी थी। तीनों ने भारी भरकम जरी की किनारी वाली पुश्तैनी पोशाक पहनी हुई थी, पर चेहरों पर रौनक की जगह निराशा थी। ये तीनों औरतें थी रजवाड़े खानदान की पौत्र बहुएं। देखो भाभी, शादी को 10 बरस हो गए, मगर आज तक गोद सूनी ही है। कितना भी इलाज कराओ, कितने भी मंदिर देवरे घुमाओ, नतीजा वही, शून्य। हाय राम, लोग कहते हैं औरत का असली श्रृंगार उसकी संतान है, तो फिर हमारा क्या? बिना बच्चे के तो जैसे जीवन ही अधूरा है। हमारे पतियों की भी तो हालत देखो, घर गली के लोग ताना मारते हैं, रजवाड़ी खानदान की वंश बेल अब सूख जाएगी। सुनकर दिल जल उठता है। तीनों बहुओं की आंखें भर आई, भारी चुप्पी छा गई। इतने में बाहर से खड़खड़ाते पायल की आवाज आई। सुमति देवी, खानदान की बड़ी बहू और तीनों की सास, वो सारे में दाखिल हुई। उनका चेहरा हमेशा की तरह तमतमाया हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? फिर वही रोना धोना? अरे शादी को 12-13 साल हो गए, मगर खानदान को वारिस देने की औकात किसी की नहीं। घर की इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया तुम सबने। माँ जी, हम भी क्या चाहती हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान को दोष मत दो और घर की रोटी खाकर जेवर पहनकर हवेली में ऐश करते हुए बस यही रोना है। लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं इतना बड़ा खानदान, मगर वारिस एक भी नहीं। तीनों बहुएं सिर झुका लेती हैं। हवेली में सुमति देवी और बहुओं के अलावा उसके पति रतन सेन और उसके 4 बेटे रहते थे, और जयपुर में अकेली रहती थी रतन सेन की मां पद्मा देवी। पद्मा देवी की उम्र काफी हो चली थी, ज्यादातर वक्त वो बीमार रहती थी। वहां पद्मा देवी की देखभाल करती थी एक साधारण सी सीधी सादी लड़की, नीलिमा। नीलिमा गांव की रहने वाली थी। वो सुबह से रात तक पद्मा देवी की सेवा करती, उनके पैर दबाना, खाना बनाना, दवाइयां देना और अकेलेपन में बातें करना। एक शाम पद्मा देवी पलंग पर बैठी थी। नीलिमा उनके पैर दबा रही थी। नीलिमा, तेरे हाथों में तो बड़ी जादू है, दबाते ही दर्द भाग जाता है। अम्मा जी, ये तो आपका स्नेह है, वरना हम कौन सा कोई डॉक्टर नहीं है। बेटी, तू नौकरानी है, पर तेरे मन में कितनी सफाई है। कभी तूने अपने बारे में सोचा है, शादी विवाह का क्या इरादा है? अम्मा जी, हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप अच्छा दहेज नहीं जुटा पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं भी झुकी झोपड़ी में ब्याह देंगे। पद्मा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस बच्ची को उसका हक दिलाएंगी। हर बार जब पद्मा देवी बीकानेर की हवेली में फोन करती, तो सुमति देवी से वही शिकायतें सुनने को मिलती। अम्मा जी, अब की बार भी रिपोर्ट साफ आई है, कोई उम्मीद नहीं। हे राम, इतना बड़ा खानदान और वारिस एक भी नहीं। एक दिन शाम को पद्मा देवी ने अचानक नीलिमा से कहा, नीलिमा, अगर तुझे रजवाड़ी खानदान की बहू बना दूं, तो तू क्या कहेगी? नीलिमा घबरा गई। अम्मा जी, हम तो नौकरानी हैं, हमारे बस की कहाँ। ये तो राजघराना है। बेटी, औकात कपड़ों और कद से नहीं होती, इंसानियत से होती है, और तू उस कसौटी पर खरी है। नीलिमा हतप्रभ रह गई। कुछ ही दिनों बाद बीकानेर की हवेली में फोन की घंटी बजी। रतन सेन और सुमति देवी ने रिसीवर उठाया। मैंने अपने चौथे पोते रमन के लिए बहू चुन ली है, उसका नाम है नीलिमा। अम्मा जी, नीलिमा वही नौकरानी? आप मजाक कर रही हैं क्या? अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक नौकरानी हमारी बहू? खानदान की इज्जत का क्या होगा? फैसला हो चुका है और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। नीलिमा इस घर की बहू बनेगी। हवेली में जैसे भूकंप आ गया। तीनों बहुएं आपस में कुड़कुड़ाने लगी। पहली बहू, देखा,
हम सब तो बरसों से इस हवेली में हैं, मगर एक नौकरानी सीधे आकर हमारी देवरानी बनेगी। अब हम सबकी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे रजवाड़े की बहू है तो बेऔलाद रही, पर नौकरानी ने घर संभाल लिया। ये नौकरानी हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है। देखते हैं इसे हवेली की जिंदगी कैसी लगती है। सुमति देवी अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, एक नौकरानी मेरी बहू बनेगी, मैं कैसे उसे अपनाऊंगी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मगर अम्मा जी के सामने बोलना भी मुश्किल है। सुमति, क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा जी ने फैसला ले लिया है, अब हमें उसे मानना ही होगा। अरे आप तो जैसे तैयार बैठे थे, आपको इज्जत आबरू की फिक्र नहीं। लोग ताने मारेंगे कि रजवाड़ी खानदान में नौकरानी बहू बनी। सुमति, सोचो, शायद यही हमारी तकदीर का रास्ता हो। कौन जाने कि नीलिमा ही इस घर की किस्मत बदल दे। सुमति देवी चुप हो जाती है, पर मन का तूफान थमता नहीं है। कुछ ही दिनों में शाही अंदाज में शादी की तैयारी होने लगती है। लोग हैरान थे। रजवाड़े का बेटा, नौकरानी की शादी। पर पद्मा देवी के सामने किसी की एक नहीं चली। शादी धूमधाम से पूरी हुई। जब नीलिमा पहली बार बीकानेर हवेली में दुल्हन बनकर आई तो हवेली की दीवारें जैसे चमक उठी। सारा खानदान इकट्ठा था। ठीक है, आ जाओ, अब इस हवेली में कदम रखो। पद्मा देवी आगे बढ़कर नीलिमा का स्वागत करती हैं। बहू, स्वागत है। अब तो सिर्फ मेरी नीलिमा नहीं, इस खानदान की बहू है। नीलिमा झुककर चरण स्पर्श करती है। दादी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए ना। अब मैं तेरी दादी माँ नहीं, दादी सास हूँ। ये नया रिश्ता है। समय बीतने लगा। नीलिमा हर काम सादगी और लगन से करती। सुबह सुबह उठकर मंदिर सजाना, घर का आंगन धोना, सबके लिए नाश्ता बनाना, लेकिन तीनों जेठानियां उसे चैन से जीने नहीं देती। अरे नीलिमा, जा बगीचे से 50 बाल्टी पानी भर ला। देखेंगे कितनी बहू वाली ताकत है तेरे अंदर। हमारे कमरे की सफाई भी कर दे, और हाँ, गहनों की अलमारी भी चमका देना। अब तो तू रजवाड़ी खानदान की बहू है, जिम्मेदारी दिखा। आज हमारे साथ बाजार चलना, सासू माँ के लिए सरी की चुनरी खरीदनी है। तू बोझा उठा लेगी, है ना? नीलिमा बिना किसी शिकवे शिकायत के सब कर डालती थी। उसकी विनम्रता देखकर पद्मा देवी और रतन सेन का दिल और जीत जाता। कुछ महीने बीते। एक सुबह हवेली में खुशियों की लहर दौड़ आई। नीलिमा गर्भवती थी। सुमति देवी ने सुनते ही उसे गले से लगा लिया। बेटी, तूने तो मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। अब ये हवेली वारिस से खाली नहीं रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत इसी में बसी है। नीलिमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मगर तीनों जेठानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। हम सब तो बरसों से तरस रही है, और इस नौकरानी ने आते ही खुशखबरी दे दी। अब सारा मान सम्मान इसी को मिलेगा। हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमें ही कुछ करना होगा। अगर इसका गर्व गिरा दिया जाए तो? तीनों ने आपस में साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने नीलिमा को देसी घी में बनी ऐसी चीज खिलाने की कोशिश की जो गर्भ के लिए हानिकारक थी। दूसरी बार भारी संदूक उठवाने का काम सौंपा। तीसरी बार उससे घंटों तक झाड़ू पोछा कराते रहे, लेकिन हर बार पद्मा देवी या सुमति देवी आ जाती और तीनों को डांट देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्भवती बहू से इतना भारी काम करवाते हैं। अगर कुछ हो गया होता तो? 8 महीने बीत चुके थे। रजवाड़ी फैमिली इस बार किसी त्योहार से भी ज्यादा जगमगा रही थी। आंगन में फूलों की झालरें लटक रही थी और रसोई में पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले तक जा रही थी। कारण था नीलिमा की भव्य गोद भराई। शहर के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और राज परिवार के जान पहचान वाले मेहमान, सबको निमंत्रण दिया गया था। तीनों बहुएं जो अब तक नीलिमा से ईर्ष्या कर रही थी, मन ही मन योजना बना चुकी थी। आज मौका है। इतनी भीड़ में अगर कुछ हो जाए तो किसी को शक ही नहीं होगा। हाँ, रस्म में जब झूला झुलाया जाएगा तभी धक्का दे देना। गिरते ही सब समझ जाएंगे कि हादसा है। और अगर नीलिमा गिर गई तो उसके पेट का बच्चा भी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और होंठ दबाकर हंस दी। दोपहर को आंगन में बड़ा सा मंच सजाया गया। नीलिमा लाल गुलाबी लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके गले में गहनों की चमक थी, पर चेहरे पर सबसे बड़ी चमक मातृत्व की थी।
पद्मा देवी और सुमति देवी ने मिलकर उसे झूले पर बिठाया। महिलाएं ढोलक पर थाप दे रही थीं। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। तभी पीछे से पहली जेठानी धीरे धीरे झूले के पास आती है। उसने झूले को अचानक से जोर से धक्का दे दिया। नीलिमा औंधे मुंह गिरने ही वाली थी कि तभी रमन सेन दौड़ कर आ गए। उन्होंने नीलिमा को कसकर थाम लिया। ये क्या हुआ? किसने धक्का दिया? हमने देखा बड़ी बहू ने धक्का दिया था। हाँ हाँ, तीनों तो पास खड़ी थी। सुमति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है तुम सब पर। अपनी ही देवरानी के पेट के बच्चे को मारने चली थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमें तो बस अपनी तकलीफ नजर आई। हम निसंतान हैं माँ जी। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर रही हैं। नीलिमा धीरे से झूले से उतरी। उसने तीनों जेठानियों के पास जाकर उनके हाथ थाम लिए। भाभी, मुझे पता है आप सब कितनी पीड़ा में हैं। निसंतान रहना आसान नहीं, समाज के ताने सहना आसान नहीं, पर विश्वास कीजिए, ये संतान सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। तीनों बहुएं हतप्रभ रह गई। जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसे सिर्फ मैं नहीं पालूंगी, आप तीनों भी इसकी माँ होंगी। क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक औलाद नहीं, पूरा परिवार बड़ा करता है। तीनों बहुओं की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर नीलिमा से माफी मांगी। बहन, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। तूने हमें माफ कर दिया, ये हमारा सौभाग्य है। अब से तू हमारी बहन है, सिर्फ देवरानी नहीं। कुछ महीनों बाद हवेली में किलकारियां गूंज उठी। नीलिमा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। पूरा खानदान खुशियों में डूब गया। पद्मा देवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उनकी गोद भरी है और हवेली में एक नया वारिस आ गया है। नंद नंदोई के लिए शगुन लाई अमीर और गरीब भाभी। धनराज सिंघानिया का घर उस दिन एक महल की तरह जगमगा रहा था। हर दीवार पर फूलों की झालरें, हर कोने में रोशनी और आंगन में ढोल नगाड़ों की आवाज। वजह थी घर के छोटे बेटे की शादी और अमीर घराने से आई नई बहू का स्वागत। आंगन में सब जमा थे। मंदाकिनी देवी ने आरती की थाली उठाई। रिया अपने लाल डिजाइनर लहंगे और भारी गहनों में ऐसी लग रही थी मानो फिल्म की हीरोइन ही घर में आ गई हो। आओ बहू, घर में कदम रखो। ये चौखट अब तुम्हारे लिए खुला रहेगा। रिया ने चावल से भरे कलश को पैर से ढकेला और अंदर आ गई। उसकी हर अदाकारी में एक ठाठ थी। भाभी, आप तो एकदम प्रिंसेस लग रही हैं। अब तो घर में पार्टी और फैशन का मजा आएगा। ओ कियारा, अब तुम्हें मेरी कंपनी मिल गई। हम दोनों मिलकर इस घर का पूरा माहौल बदल देंगे। मीरा चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्का सा डर भी, कहीं ये नई चकाचौंध रिश्तों को फीका ना कर दे। मीरा बहू, तुम भी कुछ कहो अपनी देवरानी से। भगवान करे तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। घर की असली सुंदरता रिश्तों में होती है रिया। देखा, यही है इनका अंदाज। हमेशा संस्कार संस्कार संस्कार, कोई ग्लैमर नहीं। रिया हल्की सी हंस पड़ी। उसी पल हवेली की नींव में एक खटपट ने जन्म ले लिया। मीरा की आदत थी सुबह सबसे पहले सबके लिए खाना बनाना। उसके लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार के प्रति प्रेम का इजहार था। लेकिन उसी रसोई में कदम रखते ही कियारा और रिया दोनों का मूड बदल गया। भाभी, ये क्या बना रही हैं? आलू के पराठे। इतना देसी खाना, हम डाइट खराब कर लेंगे। और ये चाय इतने स्ट्रॉन्ग की पीते ही खेतों में काम करने वाली याद आ जाए। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीरा बस चुपचाप मुस्कुराती रही। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो शाम को पास्ता बना दूंगी। पास्ता बनाने के लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए मीरा भाभी। वैसे भी आप तो देसी खाने में ही एक्सपर्ट हैं। मीरा के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक चुभन उतर आई थी। तभी मंदाकिनी देवी अंदर आती है। रिया, कियारा, ये बातें मजाक नहीं, अपमान है। मीरा बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है और ये तुम्हारे तानों की हकदार नहीं। लेकिन मम्मी, आप हमेशा मीरा भाभी का ही पक्ष क्यों लेती हैं? छोड़ो स्वीटी, चलो कैफे चलते हैं। यहाँ संस्कार की लेक्चर सुनने का टाइम किसके पास है?
शाम की हवेली में कियारा और रिया शॉपिंग बैग्स लेकर लौटी। बैग्स महंगे ब्रांड्स के थे और उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि शॉपिंग की चमक थी। थक गई होगी तुम दोनों, लीजिए पानी पी लीजिए। ओह थैंक्स, लेकिन सच बताइए ये बैग उठाना आपके ही बस की बात है। हमें तो बस मॉल घूमना और फैशन करना सूट करता है। हाँ भाभी, आप ही मेहनत वाली चीजों के लिए बनी है, हमें तो बस मजा चाहिए। मीरा ने सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुना। उसका चेहरा चुप्पी की चादर में लिपटा था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात घाव कर जाती है। उसी वक्त कमरे में धनराज सिंघानिया दाखिल होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी हंसी ठिठोली किस बात की है? कुछ नहीं पापा जी, मीरा भाभी हमें अपने गांव की कहानियाँ सुना रही थी। हाँ पापा, अब हमें हर वक्त आलू के पराठे खाने पड़ेंगे। बस याद रखो, इंसान की पहचान कपड़ों या खाने से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होता है, और मीरा बहू इस घर की असली इज्जत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कियारा का चेहरा उतर गया, रिया का आत्मविश्वास हिल गया और मीरा वो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी रही। घर की हवेली अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। इसी तरह समय गुजरता है और हवेली फिर से एक बार रोशनी में जगमगा रही थी। इस बार वजह थी सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी कियारा की शादी। चारों ओर हलचल थी, रिश्तेदारों का आना जाना, पंडाल सजते हुए, हल्दी मेहंदी की तैयारी और साथ ही गहनों कपड़ों की खरीदारी का शोर। इस शादी में हर किसी की भूमिका अलग थी। एक दोपहर रिया और कियारा शॉपिंग से लौट रही थी। दोनों के हाथों में महंगे बैग थे। हवेली में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि मीरा रसोई में पसीने से भीगी हुई निकल रही थी। भाभी, आप मानेंगी नहीं, रिया भाभी ने मुझे ऐसे डिजाइनर लहंगा दिया। ओह माय गॉड, बिल्कुल किसी फिल्मी अंदाज का। शादी में वही पहनूंगी। अच्छा है बेटा, लेकिन लहंगे से ज्यादा चमक तो दुल्हन के चेहरे की होती है, वो सच की मुस्कान से आती है। ओफो भाभी, आप ना हर चीज में संस्कार घुसेड़ देती है। शादी है, कोई साधु संतों की सभा नहीं। स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है। मीरा भाभी तो हमेशा सिंप्लिसिटी की बातें करती हैं, पर शादी में रॉयल्टी दिखनी चाहिए, तभी लोग कहेंगे सिंघानिया की बेटी की शादी हुई है। लेकिन रिया, खर्च सोच समझकर करना चाहिए। दिखावा ज्यादा हो तो रिश्तों की मिठास कम हो जाती है। ओह प्लीज भाभी, ये बातें गरीब लोग ही करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वही दिखावे का डर दिखाते हैं। ये सुनकर मीरा चुप रह गई। उसके दिल पर चोट लगी, लेकिन चेहरे पर वही शांति बनाए रखी। रात के समय कियारा अपनी माँ मंदाकिनी देवी से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे वही डिजाइनर लहंगा चाहिए जो रिया भाभी ने दिखाया है। आप समझती क्यों नहीं? बेटिया, वो लहंगा 20 लाख रुपए का है। शादी में और भी खर्चे हैं। इतना रुपया सिर्फ कपड़े पर खर्च करना ठीक नहीं। तो आप चाहती हैं कि लोग कहें सिंघानिया की बेटी सस्ते कपड़े पहनकर ब्याह गई? इतना कहकर कियारा कमरे से गुस्से में निकल जाती है। मीरा ने सब देखा और सोचा। वो चुपचाप अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ गई। मीरा को सिलाई का हुनर था और उसने तय किया कि कियारा के लिए अपने हाथों से लहंगा बनाकर तैयार करेगी। वो पूरी रात मेहनत करती रही। कभी धागा टूटा तो कभी कपड़ा फंसा। उसके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी, कियारा को खुश देखना। दूसरी तरफ रिया सोच रही थी, 20 लाख का लहंगा, क्यों किसी और पर इतना पैसा बर्बाद करूं? इससे अच्छा उसकी नकल वाला एक कॉपी लहंगा मंगा देती हूँ। कियारा को तो पता ही नहीं चलेगा। रिया ने तुरंत ऑनलाइन एक फर्स्ट कॉपी डिजाइनर लहंगा ऑर्डर कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों भाभियां कियारा के पास पहुंची। स्वीटी, ये रहा तुम्हारा ड्रीम लहंगा। बिल्कुल वही डिजाइनर पीस जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भाभी, आप बेस्ट हो। कियारा लहंगे को गले लगा लेती है। इसी बीच मीरा भी अपना लहंगा लेकर आती है। कियारा, ये मैंने तुम्हारे लिए सिलाई किया है। भले ही ये डिजाइनर जैसा ना हो, लेकिन इसमें मेरा आशीर्वाद और प्यार है। भाभी, ये सब छोड़िए, मुझे मॉडर्न और डिजाइनर ही चाहिए। ये देसी लुक वाला लहंगा मेरी शादी के लिए नहीं। मीरा चुप हो जाती है और उसकी आंखों में से पानी आ जाता है, लेकिन वो पलकों में कैद कर लेती है। अब शादी के दिन का इंतजार था। कियारा पूरे उत्साह से अपनी शादी की रस्मों में जुट जाती है।
उसे लगता था कि उसकी अमीर भाभी रिया ने उसके सपनों का लहंगा दिला दिया है और गरीब भाभी मीरा वो तो बस पिछड़े ख्यालों वाली है। लेकिन किस्मत ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। हवेली में शहनाइयां गूंज रही थी। कियारा लाल चुनरी में दुल्हन बनी बैठी थी। हर कोई कह रहा था कि वाह, कितनी सुंदर लग रही है सिंघानिया खानदान की बेटिया। कियारा अपने लहंगे को बार बार निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, धन्यवाद रिया भाभी, अगर आप ना होती तो मैं ये ड्रीम लुक कभी ना पा पाती। दूसरी ओर मीरा गरीब भाभी दूर से ही देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और हल्का सा दर्द भी था। रात को सारे रीति रिवाज पूरे हुए। कियारा अपने पति अभिनव के साथ विदा हुई। पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए खड़ा था। खुश रहो बिटिया, तुम्हारे दामन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हमेशा मुस्कुराती रहना कियारा। अब तो तुम भी मेरी तरह रॉयल लाइफ जियोगी, तुम्हें कभी कुछ कमी नहीं होगी। कियारा मुस्कुरा देती। उससे बस रिया की बातें मीठी लगी, मीरा की नहीं। कुछ दिनों बाद कियारा अपने पति अभिनव के साथ पग फेरे की रस्म निभाने मायके लौटती है। हवेली में फिर से रौनक आ जाती है। इस बार घर की दोनों भाभियां तैयार थी। एक बड़ा सा पैकेट लेकर आई। सबके सामने दोनों गिफ्ट्स खोले गए। देखिए सब लोग, मेरी रिया भाभी ने मुझे जरूर कुछ खास दिया होगा। लेकिन जैसे ही पैकेट खुला, अंदर से फटे पुराने कपड़े निकले। पूरा हॉल खामोश हो गया। ये क्या है भाभी? आपने मुझे ये कैसा गिफ्ट कर दिया? कियारा, कियारा, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। शादी के बाद पहली बार आया और ऐसा शगुन, ये मजाक है या गलती? नहीं, मैं तो असल में शायद पार्सल में गलती से। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगे। रिया का चेहरा उतर गया। अब मीरा की बारी आई। उसने धीरे से अपना पैकेट कियारा के सामने रखा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे और अभिनव के लिए सिलाई किया है, शायद तुम्हें पसंद आए। कियारा ने खोला। अंदर से खूबसूरत लहंगा और अभिनव के लिए शानदार कोट पैंट निकले। सभी लोग दंग रह गए। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल फिटिंग में। कमाल का हुनर है भाभी। बाजार के डिजाइनर भी इतना बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। कियारा का दिल बैठ। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा मीरा का मजाक उड़ाया, उसे गरीब समझकर नीचा दिखाया। आज वही भाभी उसके लिए सबसे अनमोल तोहफा लेकर आई है। भाभी, मैं कितनी नासमझ थी। मैंने हमेशा आपको कम आका, पर आज समझी कि असली अमीरी दिल में होती है, पैसों में नहीं। मीरा भाभी, मैं भी माफी चाहती हूँ। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन सच ये है कि आप हम सबसे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। अरे, घर परिवार तो माफ करने और जोड़ने से चलता है। जो हो गया उसे भूल जाओ, अब से सब मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन हवेली में सिर्फ हंसी और गले मिलने की आवाज गूंज रही थी। कियारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रिया को अपने दिखावे की सीमा समझ आई और मीरा की सादगी और बड़े दिल ने सबको जीत ली। मोरल ऑफ द स्टोरी, असली शगुन सोने चांदी का नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए।